सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट और इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्ग 16 के तत्व। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वर्ग 16 के तत्वों के भौतिक गुण। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण और इसमें पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं उनकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, हेलोजनों के प्रति क्रियाशीलता। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्ग 16 के तत्वों के रासायनिक गुण और रासायनिक गुणों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। देखो वर्ग 16 के तत्व कौन कौन से होते हैं। वर्ग 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये वर्ग 16 के तत्व हैं और इनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। NH2NP4 होता है। NH2NP4 इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो जो ऑक्सीजन, अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। जो ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। इसकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -2 होती है। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है ना, ये -1 ऑक्सीकरण संख्या, +2 ऑक्सीकरण संख्या, +1 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है। देखो जैसे ये OF2 में देखो जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा रेड विद्युतीय तत्व है। तो OF2 में ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, है ना। कैसे निकालते हैं, फ्लोरीन की होती है -1, तो 2 इसमें ये है ना। मान लो इसकी O की X है तो ऑक्सीकरण संख्या बराबर इनका टोटल कितना होगा, 0। तो X का मान कितना होगा, +2। तो OF2 में O की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। O2F2 में आप निकालेंगे +1 होती है। अब ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे निकालते हैं वो आप पहले पढ़ा है ना। देखो O की निकालनी, तो O के कितने परमाणु हैं, 2, मान लीजिए 2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या X है तो 2X होगी, प्लस 1F की ऑक्सीकरण संख्या -1 और कितने F परमाणु हैं, 2, और इनका टोटल कितना होगा, OF2। उदासीन अणु में ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है ना वो 0 होता है। तो ये 0, तो 2X बराबर कितना हो गया, +2। तो X बराबर कितना हो गया, +2/2, तो बराबर +1, है ना। OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो पेरोक्साइड होते हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है ऑक्सीजन की, -2। लेकिन ये +2 +1 और -1 ऑक्सीकरण संख्या भी ये प्रदर्शित करता है। इस वर्ग के या इस समूह के अन्य तत्व जो होते हैं ना वो +4 +6 +2 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। और इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है ना, जो प्रदर्शित करते हैं +4 +6, ये ऑक्सीकरण संख्याएं इस वर्ग के तत्वों के द्वारा सामान्यतः प्रदर्शित की जाती है। और वर्ग में नीचे की ओर चलने पर
वर्ग में नीचे की ओर चलने पर देखो ये जो सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, ऑक्सीजन के साथ ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। और फ्लोरीन के साथ ये +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ में ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था और फ्लोरीन के साथ में +6 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। देखो जब वर्ग में जब नीचे की ओर चलते हैं ना तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व घटता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व बढ़ता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, है ना। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं ना तो ये जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये ज्यादा अस्थायी होती जाती है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा अस्थायी होती है। देखो +6 इनके जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं ना, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है इनकी, +6 होती है ना, +6 हो सकती है। लेकिन जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं ना तो जो भारी तत्व होते हैं जैसे ये टेल्यूरियम, पोलोनियम इनमें सबसे भारी तत्व है। तो पोलोनियम में ये जो S कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, S कक्षक के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रासायनिक बंध बनाने में ये विमुखता प्रदर्शित करते हैं, है ना, रिलक्टेंस प्रकट करते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रति ये निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। तो जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के भारी तत्वों में बाह्य कोश के s ऑर्बिटलों के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक आबंध बनाने में विमुखता प्रदर्शित करते हैं। तो बाह्य कोश के s ऑर्बिटलों के 2 इलेक्ट्रॉनों की रासायनिक बंध बनाने के प्रति अक्रियाशीलता प्रदर्शित करना ही कहलाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। ये मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन भाग लेना पसंद नहीं करते, ये रासायनिक बंध बनाने के प्रति विमुखता प्रदर्शित करते हैं। तो इस वजह से क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च आवर्तों में जो s और p ऑर्बिटलों की जो ऊर्जा होती है उसका जो अंतर होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे ये है ना, ये 6 पोलोनियम के बारे में, ये 6s2 और ये 6p4 है। तो जो 6s और 6p ऑर्बिटल होते हैं ना इनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये s इलेक्ट्रॉन, s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक आबंध बनाने में ये विमुखता प्रदर्शित करते हैं। तो इसी कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। यानी कि जो भारी तत्व होते हैं ना, भारी तत्वों में बाह्य कोश के s कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते, रासायनिक आबंधन के प्रति ये विमुखता प्रदर्शित करते हैं और इसी को कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। तो जो जब हम वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्टेबल होती है ना। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन p4 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ये बात हुई इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। अगला नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार।
ऑक्सीजन का असामान्य एनोमलस बिहेवियर, असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। एनोमलस बिहेवियर, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। देखो, जो ऑक्सीजन तत्व है ये वर्ग के अन्य तत्वों से कई गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसी को कहते हैं वर्ग का ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ये असामान्य व्यवहार क्या है कि ये गुणों में अपने वर्ग के जो अन्य तत्व है ना उनसे बहुत भिन्नता प्रदर्शित करता है। और इस असामान्य व्यवहार का कारण ये है, जो ऑक्सीजन तत्व है ये वर्ग के अन्य तत्वों से ऑक्सीजन गुणों में असमानता या कहें भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण ये है, पहला कारण तो ये है परमाणु का छोटा आकार, परमाणु का छोटा आकार। दूसरा, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च आयनन एंथैल्पी। तीसरा, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। और चौथा कारण होता है डी कक्षकों की अनुपस्थिति, डी कक्षकों की अनुपस्थिति। इन कारणों की वजह से ऑक्सीजन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो इन वजह से ऑक्सीजन तत्व जो है वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो, जो दूसरा कक्षक होता है ना, दूसरा कक्षक, पहले कोष में एक ही उपकोष होता है 1s, दूसरे कोष में दो उपकोष होंगे, केवल दो उपकोष होंगे 2s 2p, और तीसरे कोष में 3s 3p 3d। तीसरा कोष जो होता है वो तीन उपकोषों से मिलकर बना होता है। अब देखो, ऑक्सीजन को छोड़ करके, क्योंकि इसमें दूसरे कोष तक ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों में डी उपकोष उपस्थित होते हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन इन कारणों की वजह से वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे परमाणु के छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन परमाणु के साथ में जुड़ा होता है ना, तो ये हाइड्रोजन बंध बनाता है। अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी वजह से जो H2O अणु होता है, H2O जो जल होता है ना, जल जो होता है वो द्रव है, जबकि जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस है। देखो, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान O से ज्यादा होता है, यानी कि ये अणु भारी है लेकिन ये फिर भी गैस है। H2O अणु हल्का है लेकिन ये फिर भी द्रव है ना। इसका क्वथनांक भी ज्यादा होता है, 100 डिग्री पर उबलता है, क्योंकि जल में अणु जो होते हैं ना परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संगुणित
रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखो जो हाइड्रोजन बंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये 3 परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जब हाइड्रोजन परमाणु केवल इन 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है ना, तो अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, इस पर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर खिसकता है, तो इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा, इस पर आंशिक रूप से धनावेश आएगा। इसी प्रकार से दूसरा अणु लीजिए HF, इस पर आंशिक रूप से क्या होता है, धनावेश, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश। और देखो एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, और देखो यहां पर ये विपरीत आवेश है, ये परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा अणु जुड़ जाते हैं। मतलब जब हाइड्रोजन परमाणु परबल ऋण विद्युती परमाणु से जुड़ा होता है ना, तो उसमें दूसरे अणु के ऋण विद्युती परमाणु से अक्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, और ये बंधी कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बंधी कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल वे तत्व बनाते हैं जिनकी परमाणु त्रिज्या बहुत छोटी और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, वही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। केवल ये 3 तत्व हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो एक तो इसका आकार छोटा होता है, आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने की वजह से और डी ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति की वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि क्या कारण है कि जो H2O है, जल H2O यानी कि जल जो होता है ये द्रव होता है, जबकि H2S होती है ये गैस होती है। इसका कारण यह है कि जल में अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित रहते हैं, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि H2S में अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, इसलिए H2O द्रव है और H2S गैस है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस वजह से बनते हैं? ऑक्सीजन परमाणु के आकार के बहुत छोटा होने के कारण और विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होने के कारण जो जल के अणु होते हैं ना वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा असामान्य व्यवहार देखते हैं। देखो जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन गैस है ना, O2 क्या है? गैस है, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी तत्व क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं और ये ठोस होते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है ये एक द्विपरमाणुक अणु है, द्विपरमाणुक अणु है, जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य जो होते हैं ना अष्ट परमाणु अणु बनाते हैं, जैसे सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है ना। तो ये ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार। इसी प्रकार से देखो जो ऑक्सीजन तत्व होता है, ऑक्सीजन की जो अधिकतम संयोजकता होती है वो 4 होती है। कैसे होती है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है ना, ये 2s यानी कि 2s2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, देखो ऑक्सीजन में केवल दूसरा कोश ही तो होता है ना। देखो ऑक्सीजन 8 है ना, 2 6 है ना, दूसरा ये पहला कोश, दूसरे कोश में ये 6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 4 2 6। अब दूसरा कोश तो 2s और 2p से बना होता है ना, तो d ऑर्बिटल इसमें अनुपस्थित है, जबकि
अन्य तत्वों में, बाकी सब में डी ऑर्बिटल है, केवल इसमें नहीं है ऑक्सीजन में। तो इस वजह से ऑक्सीजन की जो अधिकतम संयोजकता होती है ना, अधिकतम संयोजकता ऑक्सीजन की कितनी होती है? 4 होती है। देखो 4 कैसे होती है? ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है, एक उपसहसंयोजक बंध ये बनता है ना। उपसहसंयोजक बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है। तो एक उपसहसंयोजक बंध ये बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक उपसहसंयोजक बंध ये बनाएंगे, एक सहसंयोजक बंध इसके द्वारा बनेगा, एक सहसंयोजक बंध इसके द्वारा बनेगा। तो कुल मिलाकर के संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की अधिकतम कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। जबकि इस वर्ग के अन्य सदस्य जो होते हैं ना, वो 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं, अधिकतम 6 तक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना 2s में से और 2p में से, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में अयुग्मित हो जाते हैं। तो इस डी ऑर्बिटलों की उपस्थिति के कारण अन्य जो तत्व होते हैं ना, वो 4 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। तो ये बात हुई है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। और देखो जो जो आवर्त 2 के तत्व होते हैं ना, आवर्त 2 के तत्व, आवर्त 2 में कौन कौन से तत्व हैं? बेरिलियम है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये तत्व जो होते हैं ना अपने वर्ग के, देखो ये वर्ग 13 का तत्व है, ये वर्ग ये बोरोन, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वर्ग 13 का, ये 14 का, ये 15 का, ये 16 का, ये 17 का। जो आवर्त 2 के तत्व होते हैं ना, आवर्त 2 के तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनका कारण यह है कि इनका परमाणु आकार छोटा होता है ना, इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल इनमें अनुपस्थित होता है। तो इस वजह से आवर्त 2 के ये तत्व जो होते हैं ना, आवर्त 2 के सभी तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में असमानता प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग लगाइए, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं इनकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। देखो जो वर्ग 16 के तत्व होते हैं, है ना, वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व हैं ये ध्यान रखो। ओ से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये है वर्ग 16 के तत्व। देखो जो ये वर्ग 16 के तत्व होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां जो E है ये E बराबर क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम, है ना, सेलेनियम, टेल्यूरियम, है ना, ये तत्व है। तो ये तत्व जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ये H2O है ना, इसके साथ में जैसे H2S है ना, जैसे H2Se, जैसे H2Te। जो जल होता है, जल उदासीन होता है, जल होता है उदासीन। और जैसे जैसे वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं ना, तो हाइड्राइडों का जो अम्लीय लक्षण होता है वो बढ़ता है। नीचे की ओर चलने पर क्या? अम्लीय लक्षण बढ़ता है, अम्लीय लक्षण बढ़ता है।
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये He आबंध होता है, He आबंध है ना, E कोई सा भी तत्व हो सकता है, जो He आबंध होता है, जैसे H मान लीजिए S ले लिया, इसकी जो आबंध वियोजन एंथैल्पी होती है ना, जब वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं तो आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है, ये बंध आसानी से टूट जाता है। तो इस वजह से वर्ग में नीचे की ओर चलने पर अम्लीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, अम्लीय लक्षण बढ़ता है। देखो मैंने आपको बताया कि नीचे की ओर चलने पर अम्लीय लक्षण बढ़ता है क्योंकि जो He आबंध होता है, इसकी आबंध वियोजन ऊर्जा का मान घटता है, आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये वियोजन एंथैल्पी है He आबंध की, He क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, है ना, और ये किलोजूल पर मोल में है। देखो OH आबंध की जो ऊर्जा होती है, एंथैल्पी होती है ना, वो देखो सबसे ज्यादा है और नीचे की ओर चलने पर ये घट रही है ना, क्योंकि आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है तो इसलिए अम्लीय लक्षण जो होता है ये बंध आसानी से टूट जाता है। इसलिए भाई अम्ल क्या होते हैं, जो H आयन देते हैं, है ना, क्योंकि बंध आसानी से टूट जाता है तो इस वजह से अम्लीय लक्षण बढ़ता है। और इसी प्रकार से जो तापीय अस्थायित्व होता है, तापीय अस्थायित्व नीचे की ओर चलने पर हाइड्राइडों का तापीय अस्थायित्व भी क्या होगा, तापीय अस्थायित्व घटता है क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। और ये जो हाइड्राइड होते हैं ना, इनमें जो H2O होता है, H2O तो उदासीन हाइड्राइड है, ना ये अम्लीय होता ना ये अक्षारीय होता, और इसमें ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता, H2O अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता। बाकी जो अन्य हाइड्राइड होते हैं ना, वर्ग में नीचे की ओर चलने पर इनका जो अपचायक गुण होता है वो बढ़ता है, अपचायक गुण बढ़ता है, क्योंकि इसी आधार पर इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वियोजन एंथैल्पी का मान जो होता है ना, नीचे की ओर चलने पर वो घटता है, इसलिए अपचायक गुण बढ़ता है। अगला हेडिंग डालिए, देखो ये देखा हमने ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, अब अगला हेडिंग लगाइए ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता, ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता, है ना, वर्ग 16 के तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। जो अन्य तत्व है ना वर्ग 16 के, ये ऑक्सीजन को छोड़ सल्फर, सेलेनियम, इनकी ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो ये तत्व जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके EO2 व E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ये EO2 व E2O3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। देखो जहां पर ये जो E है, E जो है, जहां पर ये E जो है, ये सल्फर, सेलेनियम, है ना, टेलुरियम, है ना, ये तत्व, है ना, ये तत्व ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके EO2 व इसको ठीक करिए, ये EO3 ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया करके EO2 व EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। और जो E क्या है, ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है। देखो ओजोन O3 और सल्फर डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये गैस है। ये क्या है? गैस है। जबकि ये SeO2 है ना, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये एक ठोस है। ये क्या है? ये एक ठोस है। देखो जो डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है ना, जैसे ये SO2 है ना, ये SeO2, ये TeO2, ये जो डाइऑक्साइड है, SO2 जो होती है ना, ये अपचायक होती है और इनका जो अपचायक गुण होता है वो नीचे की ओर चलने पर घटता है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। देखो ये जो टेलुरियम डाइऑक्साइड होता है ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। टेलुरियम डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 अपचायक होता है और टेलुरियम नीचे की ओर चलने पर ऑक्सीकारक गुण जो होता है ना, वो बढ़ता है। तो SO2 अपचायक है और ये टेलुरियम डाइऑक्साइड क्या है? ये एक ऑक्सीकारक है। और इनके ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से ये जो तत्व है, डाइऑक्साइड के साथ साथ में ये ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, जैसे SO3 SeO3 है ना, ये ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो होते हैं ना, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अपचायक किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, है ना, उल्टा। अपचायक जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन होता है। और ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है ना। या किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाती है। और अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन आपको पता होना चाहिए, किसे ऑक्सीकरण कहते हैं, किसको अपचयन कहते हैं, और ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए, हैलोजेनों के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजेनों के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 16 के तत्व हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया करके EX6, EX4, EX2 प्रकार के अनेक हैलाइड बनाते हैं, जहां जो E है, E जो होता है ना, ये वर्ग का कोई तत्व है, जैसे सल्फर, सेलेनियम है ना, टेलुरियम, पोलोनियम है ना। और जो हैलोजन है, ये X क्या हो सकता है? हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकता है। तो E क्या है? वर्ग का कोई तत्व है, और X क्या है? हैलोजन परमाणु है। तो जो वर्ग 16 के तत्व है ना, ये हैलोजनों के साथ में अभिक्रिया करके EX6, EX4, EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। और जो हैलाइड होते हैं, हैलाइडों का अस्थायित्व घटने का जो क्रम होता है ना, वो ये होता है
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी कि जो फ्लोराइड होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा अस्थाई होते हैं। हेक्सा हैलाइडों में जो हेक्सा हैलाइड होते हैं जिसमें 6 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, हेक्सा हैलाइडों में हेक्सा फ्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड है ना, जो हेक्सा हैलाइड होते हैं ना, और हेक्सा हैलाइड हमने क्या लिया यहाँ पर फ्लोरीन परमाणु, हेक्सा हैलाइडों में हेक्सा फ्लोराइड जो होता है ना वो सबसे अस्थाई होता है। और जो हेक्सा फ्लोराइड होते हैं ये गैसीय प्रकृति के होते हैं, ये गैसीय प्रकृति के होते हैं। इनमें sp3d2 संकरण होता है, इनमें कौन सा संकरण होता है, sp3d2, क्योंकि हेक्सा फ्लोराइड है ना तो यानी कि कितने अणु जुड़े होंगे, जैसे ये सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है तो 6 परमाणु जुड़े हुए हैं सल्फर से, तो 6 परमाणु सल्फर से जुड़े हुए हैं तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 सहसंयोजी बंध बनाने के लिए, तो वो कैसे प्राप्त होंगे, sp3d2 है ना, 1 और 3 ये और 2 ये संकरित ऑर्बिटल जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हेक्सा फ्लोराइड होते हैं ना उनमें sp3d2 संकरण होता है और इनकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है ना, क्योंकि 6 समूह जुड़े हुए हैं तो इनकी जो संरचना होती है ना वो अष्टफलकीय होती है। और जो SF6 होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड होता है ये त्रिविमीय कारणों से असाधारण रूप से अस्थायी होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन परमाणु होते हैं ना ये सल्फर परमाणु को चारों ओर से घेरे रहते हैं है ना, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है ना ये इस प्रकार से, ये F F F, तो जो फ्लोरीन परमाणु होते हैं ना वो सल्फर परमाणु को चारों ओर से घेरे रखते हैं, जिससे जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है ना उसकी पहुंच को सल्फर परमाणु तक वो रोकते हैं, सल्फर परमाणु तक पहुंचने से ये आक्रमणकारी अभिकर्मक को रोकते हैं है ना। तो जो SF6 होता है वो इस वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। जो टेट्राफ्लोराइड होते हैं, टेट्राफ्लोराइडों में टेट्राफ्लोराइड क्या होते हैं जिनमें 4 फ्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड है। टेट्राफ्लोराइडों में जो SF4 होता है सल्फर टेट्राफ्लोराइड ये गैस होता है, और सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड जो होता है ये द्रव होता है, टेलुरियम टेट्राफ्लोराइड जो होता है ये ठोस होता है। और जो टेट्राफ्लोराइड होते हैं टेट्राफ्लोराइडों में sp3d संकरण पाया जाता है, जो टेट्राफ्लोराइड होते हैं उनमें sp3d संकरण पाया जाता है और इनकी जो संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, पिरामिडी इनकी संरचना होती है। जो टेट्राफ्लोराइड होते हैं क्या कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3d संकरण पाया जाता है और इनकी जो संरचना होती है ना वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है, जिसमें एक निरक्षीय, निरक्षीय का मतलब होता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल या कहते हैं इसे भूमध्य, भूमध्य, भूमध्य रेखीय, जिनमें से एक निरक्षीय स्थिति में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होता है और ऐसी ज्यामिति कहलाती है
सीसा ज्यामिति, ऐसी ज्यामिति कहलाती है सीसा ज्यामिति। देखो सीसा ज्यामिति क्या होती है, देखो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इनकी संरचना होती है इस प्रकार से। जैसे SF4 की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है ना, जो सीसा झूला होता है ना, उसकी संरचना इस प्रकार से होती है ना। और देखो sp3d संकरण होता है, सल्फर परमाणु पर एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, सल्फर परमाणु पर एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, बाकी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 4f परमाणुओं के साथ में क्रिया करके 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं, है ना। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, जैसे झूला होता है, वो सीसा वाला झूला होता है ना। और ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है ना, ये निरक्षीय स्थिति में, यानी कि ये ऊपर की ओर, तल के ऊपर की ओर, है ना, तल के ऊपर की ओर इक्वेटोरियल पोजीशन में ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना। इसको इस तरीके से ये F को, इसको यहां तक बढ़ाओ F, है ना, और इसको ये। तो जो टेट्राफ्लोराइड होता है इसमें sp3d संकरण होता है। संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना होती है, और जिसमें एक निरक्षीय स्थिति में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होता है, और ये ज्यामिति कहलाती है सीसा ज्यामिति। देखो अभी तक हमने बात की जो हेक्सा हैलाइड होते हैं और जो टेट्रा हैलाइड होते हैं उनकी बात की। अब बात करते हैं जो डाई हैलाइड होते हैं, डाई हैलाइड EX2। देखो ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्व डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्व जो होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड बनाते हैं। और जो ये डाई हैलाइड होते हैं ना, क्लोराइड और ब्रोमाइड, इनमें sp3 संकरण होता है। और जब sp3 संकरण होता है तो संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। इनकी जो संरचना होती है ना, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनकी होती है। जो मोनोहैलाइड होते हैं, मोनोहैलाइड द्वितीय डाइमर प्रकृति के होते हैं। मोनोहैलाइड डाइमर प्रकृति के होते हैं, है ना। मोनोहैलाइड जैसे SF, देखो ये सल्फर का मोनोहैलाइड है, ये द्वितीय डाइमर प्रकृति के होते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये दो अणु जो है ना, आपस में एक अणु बना लेते हैं, 2 अणु मिलकर के एक अणु बना लेते हैं। यानी कि ये क्या है, H2F2, है ना, ये सल्फर मोनोफ्लोराइड। तो जो मोनोहैलाइड होते हैं वो द्वितीय प्रकृति के होते हैं, है ना। जैसे H2Cl2, जैसे H2Br2, इसी प्रकार से SeCl2, Sc2Cl2, Sc2Br2, है ना। सेलेनियम मोनोब्रोमाइड। और ये जो मोनोहैलाइड होते हैं ये असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो मोनोहैलाइड होते हैं ये असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। मोनोहैलाइड द्वितीय प्रकृति के होते हैं, जैसे ये है सेलेनियम
मोनोब्रोमाइड, है ना। इसके 2 अणु लीजिए, ये असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये बनता है सेलेनियम टेट्रा ब्रोमाइड प्लस 3Se। तो ये जो द्वितीयी हैलाइड होते हैं, ये क्या असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, या ये कहें असमानुपातन प्रदर्शित करते हैं। असमानुपातन होता है अगर एक अभिक्रिया में कोई तत्व कई ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है तो ये कहलाता है असमानुपातन। देखो जैसे यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखो कुल मिलाकर एक ई के साथ में एक Br जुड़ा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। यहाँ पर 4, क्योंकि Br की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और 4 जुड़ रहे तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +4 है, और मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो देखो सेलेनियम कई सारी ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित कर रहा है। तो जो द्वितीयी हैलाइड होते हैं वो असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व कई ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई और मैं आशा करता हूं आप इनको अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार।